हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आज हम लोग बात करेंगे बीकन ट्रस्टशिप लिमिटेड के मैनेजमेंट से। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रताप सिंह नाथानी, जो कि कंपनी के सीएमडी भी है और चेयरमैन भी है। स्वागत है आपका, वेलकम टू आवर शो। Thank you, sir. Thanks for having me on your program. बीकन ट्रस्टशिप ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुई है, 4 जून को हुई है और एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड कंपनी है। और इनका जो आईपीओ प्राइस था वो 60 रुपीज़ है। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि अभी इसका रेट चल रहा है 112 रुपीज़। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ शेयर ने दिखाया है। और आज हम लोग मैनेजमेंट से जानेंगे कि आगे और अभी क्या प्लान है, कंपनी का ग्रोथ प्लान कैसा है, सब डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, मतलब प्रोमोटर्स कौन कौन है इस कंपनी के। तो प्रमोटर तो मैं हूँ और मेरे साथ एक टीम है जो प्रमोटर ग्रुप में नहीं गिनाते। तो अच्छा। मेरा बैकग्राउंड मैं बता देता हूँ। तो मैंने शुरू किया सर 2015 में, सॉरी 1995 में। मैं अहमदाबाद में मैंने एजुकेशन किया हुआ है, एलडी आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज माणिक चौक में जॉबिंग का थोड़ा बहुत काम किया था। आई वॉज वर्किंग अंडर दीपक रमणीकलाल शाह, द ब्रोकर। ओके। उसके बाद मैंने जॉब शुरू किया। जॉब में एप्पल फाइनेंस लिमिटेड करके कंपनी है, उसमें मैं बॉन्ड्स बेचता था, सेक्शन 88 वाले। ओके। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद सेंट्रम फाइनेंस और कार्वी अहमदाबाद में था मैं। जब मैं सेंट्रम में था तो 1 डेढ़ साल में उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया था मुंबई। ओके। तो 2000 के साल में जनवरी में मैं मुंबई शिफ्ट हो गया और वहाँ से मेरी जर्नी मुंबई में शुरू हुई। ओके। तो सेंट्रम फाइनेंस में और 2 3 साल करने के बाद देन आई जॉइंड इनाम फाइनेंशियल, जो मर्चेंट बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। आई यूज टू रिपोर्ट टू जगदीश मास्टर, ही वॉज माई बॉस। ही इज़ अ वेरी नोन पर्सनैलिटी इन द इक्विटी मार्केट्स। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया दारा शॉ एंड कंपनी, वो बॉन्ड मार्केट में ही काम करते हैं। तो उनके साथ जब मैं था तो उन्होंने मुझे अहमदाबाद रीजन संभालने को दिया था। अहमदाबाद रीजन में मैंने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बॉन्ड इशू लेके आया। वहाँ से निकल के मैं गया जेएम मॉर्गन स्टैनली। और वहाँ पे रहने के बाद मॉर्गन स्टैनली और जेएम का स्प्लिट हो गया और मैं जेएम फाइनेंशियल में कंटिन्यू रहा। वहाँ से फिर 2008 में मैं आईएनजी वैस्य बैंक में चला गया। आईएनजी वैस्य बैंक में मैं डेट कैपिटल मार्केट्स का हेड बना दिया गया। और 2 ढाई साल में उन्होंने फिर लोन सिंडिकेशन भी बिजनेस चालू किया, तो उसका भी हेड मुझे बना दिया। तो वहाँ पे मैं 2015 तक रहा। और उसके बाद आईएनजी वैश्य ने अपनी बैंक को कोटक के साथ विलीनीकरण कर दिया। उन्होंने मर्जर कर दिया उनके साथ। तो 2015 जून में मैंने रिज़ाइन कर दिया। तब तक मेरे पास काफ़ी सारे ईसॉप्स आ गए थे। तो ईसॉप्स बिकेम माई कैपिटल टू स्टार्ट एनी न्यू वेंचर। ओके। सो दिस इज ब्रीफली माई बैकग्राउंड। आई एम एन एक्स बैंकर with experience in debt capital markets, bond markets and loan syndication. तो उसी से रिलेटेड ये बिजनेस है बीकन ट्रस्टीशिप। तो आपने ये कंपनी कब शुरू किया आपने। तो हमने ये 2015 के दिसंबर में शुरू किया। तब हमने किया कंपनी। और 2016 मार्च में हमको लाइसेंस मिल गया था। हमने सेबी में अप्लाई किया। इस कंपनी के लिए लाइसेंस लगता है ट्रस्टीशिप के लिए। तो हमने सेबी में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और 2 3 मीटिंग फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के बाद हमको लाइसेंस दिया गया। तो 1 अप्रैल 2016 से हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। तो उसके बाद अभी 8 साल हो चुके हैं। तो आपको लाइसेंस आरबीआई देता है कि सेबी देता है ये। सेबी देता है। आरबीआई का कोई इसमें कोई कनेक्शन नहीं, मतलब लाइसेंस में। आरबीआई इज नथिंग टू डू विद ट्रस्टीशिप। ओके। सो हमें ये बताइए कि आपका तो एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार है। टोटल बैंकिंग और ये इक्विटी मार्केट या फाइनेंस मार्केट में काम किया आपने, तो दैट इज जी। वेरी प्लस पॉइंट
फॉर द कंपनी और ओवरऑल इन्वेस्टर। बट ये बताइए एग्जैक्टली ट्रस्टीशिप होता क्या है, बिकॉज कॉमन लोगों को समझ में नहीं आता एग्जैक्टली होता क्या है। जी, मैं समझाता हूँ। तो मार्केट में सेबी चाहता है कि इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन किया जाए, ओके। तो उन्होंने लाइसेंसेस इशू किए हैं। तो 30 साल पहले उन्होंने सभी जितने भी बैंक्स थे उनको सबको इशू किया था एक एक लाइसेंस। तो उनमें से पीएसयू बैंक्स में से 3-4 लाइसेंस एक्टिव है, बाकी सबने डोरमेंट कर रखा है, वो एक्टिवली उसको ऑपरेट नहीं करते। तो अब ट्रस्टीशिप में क्या होता है कि कभी भी अगर बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट बोलिए, उसमें कोई डिबेंचर इशू आता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे आईपीओज आते हैं डिबेंचर के, दैट जैसे इज नॉन इक्विटी के आते हैं। कन्वर्टेबल कि कन्वर्टेबल, कोई भी डिवेंचर होता है क्या? तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ही ज़्यादातर आते हैं। ओके। तो सेबी चाहता है कि उसमें इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन मेनली देखा जाए। ओके। तो दैट इज वाई दे हैव केप्ट अ ट्रस्टी। और ट्रस्टी का रोल क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर बॉन्ड इशू ला रही है, तो उसमें ट्रस्टी का काम ये है कि 1 डे 1 रुपी का अगर डिफॉल्ट होता है बाय एनी कंपनी, तो ट्रस्टी को उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? तो रेटिंग एजेंसी को रिपोर्ट करना है कि भाई ये डिफॉल्ट हो चुका है और आप डाउनग्रेड कर सकते हैं, अलर्ट इशू कर सकते हैं। दूसरी बात, और ट्रस्टी का ये भी रोल है कि जो भी सिक्योरिटी क्रिएट होती है उस बॉन्ड के लिए, नॉर्मली 1 to 1.1 टाइम होती है सिक्योरिटी। जैसे 100 करोड़ के बॉन्ड इशू कर रहे हैं, डिबेंचर या बॉन्ड, तो एक दूसरे का नाम एक्सचेंजेबली यूज होता है। तो 100 करोड़ के बॉन्ड के पीछे 100 करोड़ की सिक्योरिटी या 110 करोड़ की सिक्योरिटी इशू होगी, और ओके। उस इशू सिक्योरिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, वो हमारी जवाबदारी है। तो सिक्योरिटी क्रिएशन और सिक्योरिटी परफेक्शन, ये हमारा काम है। अगर नहीं होता है तो सेबी टाइमली ऑडिट करती है, हर साल ऑडिट करती है, सरप्राइज ऑडिट भी करती है, और वो ये देखता है कि ये काम हुआ है कि नहीं। उसके अलावा बाकी जो सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस होते हैं टाइमली मैनर में, जो भी होता है क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, वो करने की जवाबदारी हमारी है। और अगर कोई नहीं करता है तो वी हैव टू रिपोर्ट टू सेबी, और वो हम अपने वेबसाइट पे भी डालते हैं। अभी तीसरा रोल, अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो ट्रस्टी हैज टू टेक इट अप, टू टेक एक्शन, send a letter of default, and take suitable action based on what the investor is saying. अब कई रिटेल इश्यूज में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, और कभी कभी सिंगल इन्वेस्टर भी होता है। तो उनसे पूछ के, एडवाइस लेके हम लोग एक्शन लेते हैं। इसमें जनरली 75%, 50 to 75% लिखा हुआ होता है कि इतने लोगों ने अगर हाँ बोला तो आप उस प्रकार से वो एक्शन लीजिए। एक्शन में क्या होता है? एक्शन में आप जैसे डिफॉल्टर हो जाए तो उसको आईबीसी में ले जा सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं। अगर पैसे वापस नहीं आए तो यू कैन ऑक्शन द एसेट्स ऑल्सो। सो दैट इज प्रिडोमिनेटली द रोल ऑफ द ट्रस्टी। ओके। अब ये तो हो गया डिबेंचर और बॉन्ड में। अब ट्रस्टी जो कंपनियां हैं वो लोन के लिए भी ट्रस्टीशिप कर रही हैं, तो लोन में भी सिमिलर प्रोसेस ही फॉलो होता है। लोन के अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो वेंचर कैपिटल फंड हम बोलते हैं, उसके लिए भी ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है इंडिया में। ओके। उसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन होता है, जहाँ पे बैंक जो बैंक्स होती हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर एसेट्स बाय करने का टारगेट होता है एवरी ईयर। तो वो बाय करने के लिए जब वो एनबीएफसी से पूल्स खरीदते हैं, पूल ऑफ लोन्स, तो उसमें भी ट्रस्टी का इस्तेमाल किया जाता है फॉर अ मॉनिटरिंग एजेंसी। ओके। उसके अलावा एस्क्रो भी एक प्रोडक्ट है जिसमें ट्रस्टी काम करते हैं। तो ये 5 प्रोडक्ट है हमारे, जिसमें हम लोग काम करते हैं एज अ ट्रस्टी एंड अ मॉनिटरिंग एजेंसी। तो इसमें आपको रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है, मतलब आपको कुछ उसमें परसेंट मिलता है कि हाउ हाउ डज इट लाइक रेवेन्यू और प्रॉफिट कहाँ से आता है इसमें, मतलब आपको किस तरह तो से इसमें, मिलता है? जी, तो इसमें कैसा होता है सर कि जो कंपनी बॉन्ड इशू या लोन कर रही है, लोन बोरो कर रही है या बॉन्ड इशू ला रही है, तो वो कंपनी हमको पे करती है, अपॉइंट भी वही करती है। ओके। तो इसमें कैसे रहता है कि सपोज कोई कंपनी 100 करोड़ का बॉन्ड इशू ला रही है या 100 करोड़ का लोन दे रही है, तो उसमें हम लोगों को एक अपफ्रंट फी मिलती है,
जो साइनिंग अमाउंट होता है, सपोज फॉर 100 करोड़ आपको 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया ऐसे साइनिंग फी करके साइन करते हैं। उसके अलावा हर साल आपको उतना ही अमाउंट या उसके आसपास, जैसा आप नेगोशिएट करेंगे, उतना ही अमाउंट आपको हर साल वो पे करेंगे। तो जितने साल तक वो बॉन्ड या लोन रहेगा, उतने साल तक आपको वो पैसा मिलता ही रहेगा। ओके। तो ये आपको फीस जो मिलती है, जो बॉन्ड इशू करता है या डिबेंचर इशू करता है उनसे मिलता है आपको? जी। जो लेता है उनसे नहीं मिलता है? नहीं ओके। तो आपका बिजनेस मॉडल तो टोटली मतलब पेमेंट में का तो टेंशन ही नहीं है, उधारी का सवाल ही नहीं आता इसमें, डेटर्स का? सर, उसमें, हाँ जी, बराबर बोला आपने। उसमें क्या रहता है सर कि सिक्योरिटी मेरे फेवर में क्रिएट हो जाती है आरओसी में। ओके। अब बंदा पैसा देना भी नहीं चाहे तो सिक्योरिटी तो रिलीज करवाने आएगा ही। ओके। तो इट्स अ सेफ गेम फॉर मी, फॉर ओके। द कंपनी। तो सिक्योरिटी आप रिलीज करवाने आओगे, मेरे से एनओसी लेने आओगे, तो पैसे तो चुकते करने पड़ेंगे। तो ओके। दैट वे इट्स अ वेरी सेफ गेम टू प्ले। ओके। मतलब आपके कंपनी में डेटर्स या फिर बैड डेब्ट्स का चांस करीब करीब निग्लिजिबल है? कम होता है सर, अब कई लोग डिले करते हैं तो फॉलो अप करना पड़ता है। ओके। लेकिन डिफॉल्ट के चांसेस, अगर ये साल में डिफॉल्ट हुआ तो कभी ना कभी अगले साल या उसके अगले साल वो सिक्योरिटी तो छुड़वाने आएगा ही। तो तब आप रिकवरी कर ली। तो दैट ऐसा इज द कुछ मॉडल। कितने केसेस होते हैं वैसे आपके अभी पास कुछ 2-4 साल में? सर, टोटल आज तक हमारे 3500 ऐसे केसेस हुए हैं ओवर द लास्ट 8 ईयर्स। ओके। और टोटली हम लोग करीब करीब 12.5 लाख करोड़ मैनेज करते हैं एज अ ट्रस्टी। सो 12.5 लाख करोड़ जो है वो अलग अलग एसेट्स में होंगे, बॉन्ड्स में होंगे, लोन्स में होंगे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में होंगे, एस्क्रो में होंगे, और सिक्योरिटाइजेशन में होंगे। ये सब मिला के बोल रहा हूँ। ओके, तो 12,500 करोड़। 12.5 लाख करोड़। ओके, वो इतना इतना है आपके पास अभी एग्जिस्टिंग में? जी, हम अच्छा, उतना मैनेज करते हैं काफी बड़ा क्यूमुलेटिवली। है। जी जी क्योंकि मैंने इसमें देखा है बाकी भी ये ट्रस्टीशिप कंपनी है, जैसे एक्सिस है, सेंट्रल बैंक है, मिडकॉन है। जी जी। तो हाउ डू यू कॉम्पीट विद देम, मतलब कैसे होता है उसमें? सर, अब यू हैव टू बी वेरी फास्ट, यू हैव टू एंगेज विद द क्लाइंट, और डिसीजन मेकिंग फास्ट होना चाहिए आपका। और आप अगर पूरा मार्केट देखें तो करीब करीब 10-11 ट्रस्टी हैं, उसमें से 4 इंस्टीट्यूशंस हैं। हम्म। अब होता यह है कि इंस्टीट्यूशन में जनरली जो सीईओज होते हैं ट्रस्टी के, दे आर, ट्रस्टी कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ द बैंक। राइट। तो सीईओ फ्रॉम द बैंक इज टिपिकली अ जीएम और अ डीजीएम राइट। हु इज अपॉइंटेड ऑन ड्यूटी टू बिकम द सीईओ ऑफ द ट्रस्टी कंपनी। राइट। अब वो सीईओ जनरली 3 साल 4 साल रहते हैं। और मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा हमारे में और उनमें काफ़ी फर्क आ जाता है। ओके। तो हमारी डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। अगर कुछ डिसीजन लेनी है, तुरंत फोन आ जाएगा, हम लोग बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा, आप देखेंगे तो जितने भी शेयर होल्डर है वो वर्किंग है। जैसे मैं शेयर होल्डर हूँ तो मैं डे टू डे 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ और शाम को 7 बजे निकलता हूँ। सो बराबर। मंडे टू फ्राइडे 24/7 आई एम अवेलेबल, ओके। वर्सेस अ पब्लिक सेक्टर ट्रस्टी। सो देर इज अ बिग डिफरेंस। इसमें कुछ प्राइवेट भी देखे मैंने, जैसे माइलस्टोन है और भी ऐसे 2-4 प्राइवेट नाम भी देखे मैंने। जी, माइलस्टोन पहले हुआ करता था, लेकिन उन्होंने अपनी बिजनेस को एक दूसरे ट्रस्टी को बेच दिया। ओके। और बाकी 4, जैसे मैंने बोला, 4 पब्लिक सेक्टर वाले हैं और बाकी सब प्राइवेट वाले हैं। तो प्राइवेट वाले में ज्यादा आपको कंपटीशन, मतलब यू आर द लीडर यू कैन से इन द मार्केट काइंड ऑफ? सो रैंकिंग होता है सर इसमें, वॉल्यूम वाइज रैंकिंग। जो एक कंपनी है दिल्ली की, प्राइम डेटाबेस, वो रैंकिंग निकालती है हर साल में बॉन्ड मार्केट्स में। तो वेर डू तो स्टैंड? उसके सर, करंटली वी आर एट नंबर 3, लास्ट ईयर वी आर एट नंबर 4। सो ऐसे 3-4 में चल रहा है। दैट इज क्वाइट गुड, मतलब अगर पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे अगर आपका रैंक 3 है तो दैट इज लाइक रिमार्केबल देखा जाए तो। सर, उसमें एक और चीज़ है कि बाकी सब जितने ट्रस्टीज हैं, जो बड़े बड़े हैं, वो उन्होंने 25 से 30 साल पहले शुरू किया था। राइट। हमको सिर्फ 8 साल हुए।
8 साल में हमने यहाँ पहुंचा दिया कंपनी को। राइट। मैं आपके फाइनेंशियल मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट देख रहा था, तो मैं इन्वेस्टर लोगों को भी बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ईयर 22 में, मतलब मार्च 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 10 करोड़ 50 लाख, जो कि 23 में बढ़कर हो गया 15 करोड़ 50 लाख, और 24 मार्च में यह बढ़कर हो गया 21 लाख, 21 करोड़ सॉरी। तो 10 करोड़ 15 करोड़ 21 करोड़, तो रफली आपका ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हो रहा है 35% से 40% से हो रहा है रेवेन्यू ग्रोथ। जी जी। दैट इज क्वाइट गुड। एंड जहां तक प्रॉफिट का सवाल है, मार्च 22 में आपका 3 करोड़ 62 लाख था, मार्च 23 में वो थोड़ा सा बढ़ा 3 करोड़ 85 लाख, एंड मार्च 24 में वो बढ़कर हो गया 5 करोड़ 16 लाख। जी तो एज कंपेयर टू, अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो प्रॉफिट में ग्रोथ जो है, तो आपका मार्जिन कम ज्यादा होते रहता है क्या, ईबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन? EBITDA मार्जिन तो बढ़ गया है, पैट मार्जिन भी बढ़ गया है। मतलब इस बार लास्ट ईयर जो था उसमें तो बढ़त हुई है सर। कितना होता है जनरली, कितना मेंटेन कर पाते हैं आप? तो अभी लास्ट ईयर देखिए 23-24 में हमने 26% के आसपास किया है, और 22-23 में आई थिंक 25 के आसपास था। पैट मार्जिन की बात करूँ। सो अराउंड 25% मेंटेन कर लेंगे आप, करते हैं मतलब आप बिल्कुल पैट बिल्कुल। मार्जिन। ओके। और तो इसमें आपको रिस्क ऐसा कुछ लगता है बिजनेस में कि रिस्क देखना चाहिए इन्वेस्टर ने, रिस्की फैक्टर कुछ लग सर रहा है? जी, मैं समझाता हूँ इसमें रिस्क क्या है। रिस्क इज बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस बाय द ट्रस्टी कंपनी। ओके। अगर मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, अगर मैंने किसी को पुल अप नहीं किया कि आपने पैसा नहीं दिया या आपने कंप्लायंस नहीं किया टाइम पे, तो दैट इज नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ द ट्रस्टी। सो ऐसे केसेस होते हैं अक्सर जिसमें कोई ट्रस्टी ने अपना काम पूरी तरह से निभाया नहीं है, सिक्योरिटी क्रिएट नहीं हुई उसमें गलती हो गई, या टाइमली कंप्लायंस नहीं करवाया उसमें गलती हो गई। तो इसमें फिर सेबी बीच में आ जाता है, और सेबी विल टेक यू टू टास्क एंड दे विल इशू यू अथॉरिटेटिव वार्निंग कि ये ऐसा क्यों हुआ, और अपने अपने बोर्ड को बताइए, और बोर्ड में एक्नॉलेज करवाइए कि वी हैव नोटेड दिस अथॉरिटेटिव वार्निंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग। और आपको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। आप तो लिस्टेड हो गए, तो हर छोटी चीज अगर हमको कोई भी नेगेटिव आती है तो हमको तो एनएससी पे रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ओके। तो अभी ये बताइए, आपने शुरुआत किया था जब कितनी ब्रांचेस थी, और अभी कितनी ब्रांचेस है आपकी, ऑफिसेस ब्रांचेस? शुरू किया था तब तो मुंबई में ही थे। ओके। अब 15 ब्रांच हो गई है ऑल इंडिया से। ओके। तो इसमें कोई बढ़ाने का कुछ आपका विचार है आगे, और कोई ब्रांचेस खोलने का? सर अभी हमने गिफ्ट सिटी में ब्रांच खोली है, उसको 2 साल हो गए, और 20-22 क्लाइंट जो एएफ वाले हैं वहाँ पे आ चुके हैं। ओके। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि गिफ्ट सिटी में काफ़ी एक्शन होगा। और हम लोग ओवरसीज का भी प्लान कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एफआईआई फ्लोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में। तो हम सोच रहे हैं कि अगर मैं एक 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन पे 1 से 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो उस हिसाब से अगर आप दुबई में, मॉरिशस में या सिंगापुर में आप ऑफिस खोलेंगे, तो 10 से 20 हजार डॉलर की फीस मिलती है, विच इज़ वेरी हाई। तो मार्जिन्स विल इंक्रीज बाय अलॉट। इसके लिए हमने सोचा है कि वहाँ पे जाके ऐसा ट्रस्टीशिप का ऑफिस खोला जाए। तो ये कब तक एक्सपेक्ट प्लान कर रहे हैं आप ऑफिस खोलने का? सर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नेगोशिएशंस, पेपर वर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ओके। तो बाय बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग बाय दिसंबर वी शुड हैव एटलीस्ट वन ओवरसीज, एंड बिफोर मार्च एंड वी शुड हैव ऑल थ्री। मतलब दुबई में, सिंगापुर में और मॉरिशस में। ऑल थ्री विल बी, यू आर एक्सपेक्टिंग टू ओपन बाय मार्च 25? यस सर। ओके, दैट विल बी वंडरफुल, दैट विल टेक योर कंपनी लिप्स एंड बाउंड से ग्रोथ हो जाएगी, काफी बड़ा ग्रोथ हो सकता है उसके कारण पे। जी सर जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, दैट इज क्वाइट नाइस टू नो। और आपके यहाँ पे स्टाफ कितना है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है कंपनी में? सर अभी ये 92 पीपल, ओके। उसमें 30% स्टाफ इज कंपनी सेक्रेटरीज, और जो कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहे हैं हम्म। इंटर सीएस और सीएस। 30% इज लीगल,
एंड 30%, 35% इज ऑपरेशंस एंड अकाउंट्स एंड ऑल। ओके, तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है आपका, मतलब सीएस और यही लोग आपके यहाँ पे काम करते हैं, तो दे मस्ट बी क्वाइट अलर्ट। जी जी सर, ऐसे हमने हमने खुद की एक ऑडिट टीम खड़ी की हुई है, ओके। इंटरनल ऑडिट। ओके। जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद वो टीम इंटरनल ऑडिट, ट्रांजैक्शन ऑडिट करती है कि कुछ रह तो नहीं गया, एंड दे पुल अप द अदर टीम्स विच आर एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजैक्शन। तो इससे हमारी थोड़ी सेफ्टी बरकरार रहती है। एंड सर ये बताइए कि आपका जो फंड आपने रेज किया था अभी, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ, मतलब आपने किस लिए किया था और उसका क्या यूटिलाइजेशन हुआ है? तो अभी 32.5 करोड़ रेज किया था। राइट। 10 करोड़ हमने रखा है ओएफएस कैटेगरी में फॉर द प्रमोटर्स। देयर वर 2 पीपल, मेरा और कौस्तुभ कुलकर्णी जो डायरेक्टर हैं फॉर्म में, ही इज ऑन द बोर्ड ऑल्सो। ओके। तो मेरे पास उसके कुछ 8 करोड़ रुपए आए, और कौस्तुभ कुलकर्णी को करीब 1.5 करोड़ आए। ओके। बाकी जो 22.5 करोड़ था उसमें ब्रेकअप है। 7 करोड़ हमने सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किया। वो डायरेक्टली एस्क्रो अकाउंट से जो शॉर्ट लिस्टेड वेंडर्स थे, वो मर्चेंट बैंकर ने डायरेक्टली उनको पे कर दिया था तभी। और धीरे धीरे जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बिल्डअप होते जा रहा है, वो इनवॉइस क्रिएट होते जा रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू यूज इट नाउ। ये एक हो गया 7 करोड़ का ब्रेकअप। राइट। और उसके अलावा एक हमने सोचा था कि डीपी और आरटीए, आरटीए मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी, राइट। वो खोला जाए। उसके लिए हमने पब्लिक इशू में रिक्वायरमेंट डाली थी कि ये हम शुरू करेंगे। तो उसमें से आरटीए के लिए 50 लाख की रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्थ की, तो वो हमने अप्लाई कर दिया है। सेबी से क्वेरीज चालू है, तो हमें ऐसा लगता है कि बाय एंड ऑफ डिसम्बर वी शुड बी अप एंड रनिंग विद द रजिस्ट्री बिजनेस, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर। और उसके अलावा आप जब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर बनते हैं, ट्रांसफर एजेंट, तो आप डीपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे ही वो लाइसेंस आ जाएगा, हम डीपी भी अप्लाई कर देंगे। व्हाट इज तो डीपी? वो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ओके, मतलब पब्लिक जो तो आईपीओ आते हैं उसमें वो जो पार्टिसिपेट करते हैं वो। जी सर जी। ओके। तो मैं आगे आपको समझाऊंगा हमने क्यों आरटीए और डिपॉजिटरी शुरू किया। इट इज़ अ वेरी गुड क्रॉस सेल फॉर द ट्रस्टी बिजनेस। ओके। और उसके अलावा सर, एक 3.25 करोड़ हमने एलोकेट किया था। हम ऑफिस लेंगे, बैक ऑफिस इन सबर्ब्स ऑफ मुंबई। जो हमारा बैक ऑफिस रहेगा वो वहाँ पे रहेगा। अच्छा, मतलब काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और जो मतलब जो कंट्रोलिंग रहता है पूरा सॉफ्टवेयर जो मेंटेन करते हैं या एंट्रीज होती है वहां से होगी पूरी। जी अभी आपका जो ऑफिस बीकेसी में मेरे ख्याल से है, मुंबई में। जी। अभी हमने 15 मई को, आईपीओ से 1 डेढ़ महीना पहले, हमने बीकेसी में ऑफिस ले लिया। पहले हमारा बीकेसी के पास में ही था, 1 किलोमीटर की रेंज में था। हम्म। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर 7 छोटे छोटे ऑफिसेस थे, तो ओके। थोड़ा स्कैटर्ड हो गया था। इसके लिए हमने एक ही ऑफिस 7,000 स्क्वायर फीट कारपेट का बीकेसी में ले लिया। तो अभी हम लोग एक साथ बैठते हैं, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। तो इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो तो ये हमने आपका फिर बीकेसी में। ओन ऑफिस है कि रेंटेड ऑफिस है अभी, ये नया जो ऑफिस है? ये रेंटेड ऑफिस है। अच्छा, तो और आपके जो ब्रांचेस है वो भी रेंटेड ही है सब जगह पे? जी, सब सब ब्रांचेस रेंटेड है। ये जो हमने आईपीओ में एलोकेट किया है 3.25 करोड़, सिर्फ वही रहेगा जो परचेस करेंगे। ओके, तो अभी परचेस होना बाकी, मतलब उस पर काम चल रहा है, लोकेशन ढूंढना? हमने सर जो मर्चेंट बैंकर थे, उन्होंने 90% अमाउंट एस्क्रो अकाउंट से बिल्डर को ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था विद इन 7 डेज ऑफ द आईपीओ मनी रिसीव्ड। ओके। तो बाकी 10% डिलीवरी पे होगा, और उसके बाद हम लोग वो ऑफिस ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी दो बात इंपॉर्टेंट इसमें है कि आपने जो फंड यूज किया है उसमें मेन तो आरटीए और डीपी में आप जाना चाह रहे हैं, सो दैट विल बी जी एडिशनल रेवेन्यू जनरेशन फॉर द कंपनी इन फ्यूचर। एब्सोल्युटली सर, मैं समझाना चाहूँगा कि आरटीए और डीपी में क्या सोच के हमने किया। ओके। तो जब भी आप बॉन्ड इशू या ट्रस्टी का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें आपको आरटीए की ज़रूरत पड़ती ही है। तो जो बॉन्ड इशू आता है उसमें एक आरटीए तो होता ही है। तो ओके। हमने सोचा एक आरटीए हम लाइसेंस ले लेते हैं, इतना बड़ा खर्चा नहीं होगा। तो उसमें हमारा जैसे वो बॉन्ड इशू लाएगा, तो आरटीए रजिस्ट्री का भी काम उन्हीं से मांग लेंगे कि हमको आप अपॉइंट करिए। तो ये सोच के हमने लिया।
दूसरा अभी रिसेंटली सेबी ने कंपनीज कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर आप 3 करोड़ की कैपिटल वाली कंपनी बना रहे हैं तो आपको वो पूरे पूरा डीमैट करना है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। प्लस सेबी ने ये भी बोला है कि जो आपके यूनिट्स है एआईएफ में, वेंचर कैपिटल फंड एआईएफ, उसमें आपके सब यूनिट्स डीमैट होने चाहिए, तो उसमें भी आपको रजिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो ओके। आप रजिस्ट्रार बनेंगे तो ये सब 3 अच्छे एरिया हैं क्रॉस सेल करने के लिए। तो जैसे ही कोई क्लाइंट आता है तो उनको हम ये प्रोडक्ट तुरंत क्रॉस सेल कर सकते हैं, तो इट विल ऐड रेवेन्यू टू माई बैलेंस शीट। और जो आरटीए और डीपी रहेगा वो एक ही कंपनी में रहेगा, उसका नाम है बीकन इन्वेस्टर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। इट्स 100% सब्सिडरी ऑफ बीकन। तो कब तक एक्सपेक्टेड है ये आरटीए और ये डीपी कब तक फॉर्म हो जाएंगे? दिसंबर एंड तक हो जाएंगे अभी? सो आरटीए दिसंबर तक हो जाना चाहिए, डीपी उसके 3-4 महीने बाद। थोड़े प्रोसेसेस लंबे हैं इसके लिए में। और सेबी इज द रेगुलेटर इन बोथ एक्टिविटीज। तो आरटीए होने के बाद उसका रेवेन्यू फिर पोस्ट दिसंबर उसका भी कुछ ना कुछ ऐड होना शुरू हो जाएगा आपके वो रेवेन्यू में? एब्सोल्युटली सर। ओके। तो ये तो काफी अच्छा न्यूज़ बताया आपने, जो शायद इन्वेस्टर लोगों को पता नहीं होगा कि कंपनी इज प्लानिंग फॉर दिस, बिकॉज व्हाट आई हैव रेड बिफोर इट वाज नॉट मेंशन एनीवेयर। जी सर। तो ये अच्छा डेवलपमेंट है। तो मुझे आप एक रफली गाइडेंस दे सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर जो हमारा रेवेन्यू है कितना परसेंट से बढ़ता हुआ दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 25, 26, 27 ऐसा? सर रेवेन्यू में जैसे परसेंटेज वाइज एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर आप सबसे बड़ा ट्रस्टी देखेंगे तो उनका इबिटा मार्जिन इज क्लोज टू 75%। अच्छा। हमारा इबिटा मार्जिन इज ओनली 40% एज ऑफ टुडे। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है हमें उस दिशा में जाना चाहिए, और उसी हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। पैट मार्जिन आप देखें तो सबसे बड़े ट्रस्टी की पैट मार्जिन जो होती है वो करीब करीब 50% होती ओके। है, 25-26% ही है। ओके। तो हम उस दिशा की ओर प्लानिंग कर रहे हैं। तो 2-3 साल में हमें वहां पे पहुंचना है। दैट इज द टारगेट एरिया। तो ये कैसे होगा? ये दो बिजनेसेस जो हैं, अब वो दूसरे जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्टी है वो तो नहीं कर पाएंगे, वो बराबर। प्राइवेट ट्रस्टी वाले ही कर सकते हैं। दूसरा, आप ओवरसीज एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, वो राइट। भी जो पीएसयू के ट्रस्टीज हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्टी है, उनका मैंडेट नहीं है, राइट। उनका इंटरनल मैंडेट ही नहीं है टू राइट। गो ओवरसीज। राइट। सो दे मे नॉट बी एबल टू गो ओवरसीज। राइट। ये एक एडवांटेज मुझे लगता है राइट। हमारे पास है। इसके वजह से हमारी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो रेवेन्यू गाइडेंस कुछ आप मतलब ईयर ऑन ईयर 35-40% हो सकता है हर साल? सर एब्सोल्युटली हो सकता है। ये 3-4 बिजनेसेस अगर आप ये तीनों ओवरसीज प्लस आरटीए प्लस डीपी, तो इसके वजह से एडिशन काफी होना चाहिए। क्योंकि अभी आपका तो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तो है ही कि आप 35-40% तो ग्रो हो ही रहे रेवेन्यू में, जी सर जी। तो वो कंटिन्यू रह सकता है। जी बिल्कुल सर। ओके। अभी आप क्या देख रहे हैं? खुद के बेसिस पे ग्रो हो रहे हैं। हाँ जी। अब अगर आप ऐड करेंगे 3-4 बिजनेसेस और, तो उस हिसाब से अच्छा खासा ग्रोथ इन्वेस्टर्स को मिलना चाहिए। मतलब मल्टीपल ग्रो मतलब मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है मतलब। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और आपकी कंपनी तो टोटली डेट फ्री है, ये भी बताना चाहूंगा, कंपनी पे कोई डेट नहीं एज फार एज आई नो। इज इट जी, राइट? 1 रुपए नहीं है हमारी कंपनी में। अच्छा। और शुरुआत से ही हमने ऐसे ही मेंटेन किया है। तो जो भी पैसा एक्स्ट्रा पड़ा रहता है वो एफडी में हो जाता ओके। तो टोटली मतलब असेट लाइट कंपनी आपकी, मतलब सर है। ये जी। बहुत अच्छा बिजनेस है आपका। और आपके मेजर क्लाइंट्स कौन कौन से हैं अभी? कुछ नाम बता पाएंगे आप मेजर क्लाइंट्स के आपके जो रेगुलर आपको बिजनेस सर देते रहते हैं रिकरिंग? जी, मैं थोड़ा एक निकाल रहा हूँ, जस्ट होल्ड कीजिए। तो सबसे बड़े क्लाइंट सर मैं बोल रहा हूँ, इडलवाइस, आधार हाउसिंग, हिंदुजा लेलैंड,
टीवीएस क्रेडिट, नुवामा वेल्थ, हिरेन वाहिन बिल्टेक, आईआईएफएल, समस्ता फाइनेंस, इंडिया बुल्स, ओमैक्स, क्यूमैक्स वर्ल्ड और आईआईएफएल वेल्थ, ये टॉप 10 में आते थे। ओके। मैंने आपके वेबसाइट पे देखा कुछ आरईसी भी है आपका, एनटीपीसी भी कभी क्लाइंट रहे होंगे या होंगे आपके पहले? नहीं नहीं, अभी भी हैं सर। अच्छा। तो ये मैंने जो आपको 10 क्लाइंट बताए, ये सब रेवेन्यू वाइज बताया मैंने। ओके। हमारे पास पब्लिक सेक्टर के भी क्लाइंट हैं सर, जिसमें पब्लिक सेक्टर ट्रस्टीशिप में हम लोग आज नंबर 1 या नंबर 2 में होंगे। ओके। तो आप आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, गेल, जितने भी बड़े बड़े पीएसयू हैं, ऑयल इंडिया, ये सब के ट्रस्टी हम ही हैं और काफ़ी सालों से है। तो काफी सरप्राइजिंग है कि उनके पब्लिक पब्लिक सेक्टर के भी ट्रस्टीशिप है, फिर भी आप क्लाइंट मतलब पब्लिक कंपनियों के जो है गवर्नमेंट कंपनियों के आपको ट्रस्टीशिप मिल रही है। सो दैट इज समथिंग वेरी रिमार्केबल। यस सर। मतलब तो आपकी टीम काफी हम लोग एफिशिएंट है ने वहाँ मतलब। पे, जी सर, हमने वहाँ पे अच्छी सर्विसेज दी है। तो वहाँ पे जाके जो भी सिस्टम्स है सेट किए, तो उनको अच्छा लगा। और प्राइसिंग में भी वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। अच्छा। और जो भी टेंडर निकलते हैं पब्लिक सेक्टर में, वी बिड ऑन अ ऑनगोइंग बेसिस। तो वो टेंडर मिलते रहे हमको। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सेक्टर वालों का हमारे साथ। तो ये तो टेंडर से होता है पब्लिक सेक्टर का, और प्राइवेट का तो सामने बैठ के नेगोशिएशन होता होगा मेरे ख्याल से, प्राइवेट कंपनियों का। सो प्राइवेट कंपनी में मेल आ जाता है कि हमको इतना इतने करोड़ का बॉन्ड इशू करना है, और फोन पे फटाफट 15 मिनट में क्लोज हो जाता है डील। ओ इट इज सो फास्ट। इट इज फास्ट। ओके, मतलब यू डोंट नीड टू गो वन टू वन मीटिंग, नहीं कन्विंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है मतलब। नहीं, मीटिंग के लिए तो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, 8-10 लोगों की। ओके। तो वो कंटिन्यूअस बेसिस पे हम लोग क्लाइंट से मिलते रहते हैं। जो भी नया क्लाइंट आता है, एनएससी पे रिपोर्ट होता है, बीएससी पे रिपोर्ट होता है, जो भी नए इश्यूज आते हैं, उनसे हम लोग मिलना कंटिन्यूअसली रखते ही हैं। मतलब जैसे ही कंपनी रेज जो अनाउंस करती है कि वील बी रेजिंग फंड बाय डिबेंचर्स। पर जनरली अगर वो रेस मतलब बोलते हैं तो अपना डिक्लेरेशन, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उनको स्टॉक एक्सचेंज पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। बट बराबर। बाय दैट टाइम इट इज टू लेट। सो हमें प्रोएक्टिवली उनसे टच में रहना पड़ता है ऑन ऑनगोइंग बेसिस, कि अगर आप कोई बॉन्ड इशू ला रहे हो क्या। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर हम पहले क्वार्टर में जाके मिल लेते हैं कि आप ये साल में कितना बॉन्ड लाने वाले हो। लास्ट ईयर आपने 2,000 करोड़ किया, तो आप इस डालने वाले हो, तो उसके हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं और उनको मिलते रहते हैं ऑन कंटिन्यूअस बेसिस पे। ओके। तो ये काफी मतलब ठीक है, मतलब आपका मतलब अलर्ट रहना पड़ता है आपको, और जी, कस्टमर के टच में रहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सी। अपनी सेवा सर्विसेज अच्छी नहीं रही तो एनी टाइम ही कैन चेंज अस। हमने प्रोएक्टिवली काम नहीं किया, हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो दे कैन इमीडिएटली चेंज द ट्रस्टी फॉर द नेक्स्ट इशू। फॉर द करंट इशू ऑल्सो दे कैन चेंज, बट जरूरत पड़ती है। तो अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको बिजनेस तो मिलेगा ही नहीं। तो दैट इज वेरी क्लियर। और हर एक बड़ा बड़ा नाम जो है, जैसे मैंने सुना है आपको, जो इडलवाइस, आधार, हिंदुजा, वो लोग साल में कम से कम 10-12 इश्यूज तो लेके आते हैं ओके। बोरोइंग के। ओके। तो इफ़ यू आर नॉट इन टच, इफ़ यू आर नॉट डूइंग योर जॉब प्रॉपरली, तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। ओके। तो ये आपको कंटिन्यू देते रहते हैं, दैट मीन्स योर सर्विस इज गुड। परफेक्टली राइट सर। ओके। सो जो नई कंपनी आ रही है उनको भी टच में रखते ही होंगे आप, जो भी नई आईपीओ आते हैं, ये बड़ी कंपनियां लिस्ट होती है। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चलते रहती है सर, टीम ओके। की। और हम लोग रोज सवेरे मॉर्निंग कॉल करते हैं 10 बजे, कि क्या चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, तो टारगेट किसका कितना है। सबको टारगेट दिए हुए हैं, उस हिसाब से हम लोग काम करते थे। ओके। तो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग लगी आपकी कंपनी, और आपका जो बिजनेस मॉडल है ये काफी अच्छा है। एंड टू रैप अप आई वुड लाइक टू से कि कंपनी अभी ओवरसीज भी जा रही है। जी ये सर। काफी बड़ा अनाउंसमेंट आपने मतलब बताया है कि दैट इज वेरी गुड थिंग। एंड सेकेंडली आप आरटीए बिजनेस में, डीपी बिजनेस में भी जा रहे हैं। जी सर। सो मे बी नॉट इन दिस फाइनेंशियल ईयर बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में काफी आपके रेवेन्यू और प्रॉफिट में दैट विल
मल्टी फ्लोर ग्रोथ होने में हेल्प होगा आपको काफी। बिल्कुल सर। ओके। और कंपनी टोटली डेट फ्री है, ये भी एक बड़ा पॉइंट है जो कि इन्वेस्टर लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। तो आप कुछ और बताना चाहेंगे आपके इन्वेस्टर्स को, आपको कुछ कहना है उसके अलावा कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन? तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो मैंने करियर किया है, 22 साल का करियर किया है, वो फाइनेंशियल मार्केट्स में ही किया है। राइट। और इसमें रहते हुए जो जो मुझे लैकुना लगा कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट होना चाहिए और ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए लोगों को, उस हिसाब से मैंने शुरू किया। नहीं तो बैंक में बैठ के मैं तो नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी सैलरी थी, राइट। वो तो मैं बैठ के कंटिन्यू कर सकता था। राइट। लेकिन मुझे ऐसा पैशनेटली लगा कि हमें ऐसा शुरू करना चाहिए कुछ जिससे कॉरपोरेट्स को फायदा हो। वो सोच के मैंने शुरू किया और हम अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इसलिए 8 साल में इतनी प्रगति कर पाए हैं और आईपीओ के लिए एलिजिबल हुए। आईपीओ भी जब आया था तो 32 करोड़ के आईपीओ में 467 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था और 10,000 करोड़ रुपए आए थे। तो दैट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। राइट। नहीं नहीं, क्योंकि ट्रस्टीशिप या बिजनेस लोगों को पता नहीं होता, लोग फिनटेक कंपनी लोगों को पता है, बाकी चीजें पता है। आपका फ्यूचर में कुछ प्लान नहीं है ऐसा फिनटेक में जाने का या कोई ब्रोकिंग ऐप में जाने का, ऐसा कुछ विचार है फ्यूचर में आपका? तो फिलहाल तो हम लोग जितना हो सके सॉफ्टवेयर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी प्रोसेसेस हैं हमारे, उसमें हमने शुरुआत से ही ईआरपी सिस्टम, सिक्योरिटाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर, उसके बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा हम्म। कि हमने शुरुआत में एक ईआरपी सिस्टम बनाया था खुद के लिए। ओके। फिर हमने सोचा यही है हम क्लाइंट को दे देते हैं, तो उससे हम्म। उनका काफ़ी फायदा होगा। ओके। तो उससे क्या हुआ कि क्लाइंट को सब पूरे ट्रांजैक्शन उनके जो कर रहे थे वो सब दिखने लग गया। ओके। तो उससे बहुत फायदा हुआ हमको, क्लाइंट का स्टिकीनेस बढ़ गया। सो वो सोचने लग गया कि पूरा हिसाब किताब मेरे स्क्रीन पे है, तो उससे मेरे को सब ट्रैकिंग मिलता है। ओके। दूसरा प्रोडक्ट एक सिक्योरिटाइजेशन वाला प्रोडक्ट है। उसमें हमने बैंक ऑफ बड़ौदा से जाके मिलके उनको हमारा सॉफ्टवेयर दिखाया कि ये सॉफ्टवेयर से आपको रिकन्सिलेशन इश्यूज जो आ रहे हैं वो नहीं होंगे। तो वो कोई और सॉफ्टवेयर खरीद रहे थे, उसकी जगह पे हमारा ये सॉफ्टवेयर उन्होंने खरीदा। ओके। तो वो ही नहीं, उन्होंने हमको हेल्प किया इम्प्रूव करने में। और उन्होंने यही सॉफ्टवेयर 4-5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रेकमेंड भी किया। और कम से कम 5 बैंक आज पब्लिक सेक्टर वाली ये सॉफ्टवेयर यूज करती है। So that वैसे will be ही हमने added revenue generation for you in the coming months. सर व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर कमर्शियलाइजिंग दैट सॉफ्टवेयर। Okay. बैंक ऑफ बड़ौदा में तो हमने इतना कुछ कमाया नहीं था सॉफ्टवेयर की वजह से। Okay. लेकिन उसमें यह हुआ कि जितने भी ट्रांजैक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा था हम्म। उसमें हमने इंसिस्ट किया कि आप बीकन कोई ट्रस्टी बनाइए। ओके। तो उससे काफ़ी फायदा हुआ, मार्केट में नाम हो गया ओके। और एक्सेप्टेंस बढ़ गया हमारा। थैंक यू। ये जो टाइम खत्म हो रहा है, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये भी बहुत अच्छी बात बताई आपने। सो वी वुड थैंक यू लाइक द एंड ऑल द बेस्ट टू द टीम बीकन ट्रस्टीशिप, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हम लोग फिर से आपका जो हाफ ईयरली जो रहेगा रिजल्ट, उसके बाद फिर से एक बार मुलाकात करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट योर रिजल्ट परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी। थैंक यू मिस्टर दत्ता थैंक जी, यू। थैंक यू जी। थैंक यू।